अगर साइफर के मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, एक साइफर जो है वो एम्बेसडर की तरफ से भेजा गया और यहाँ पर जो है वो काबीना ने फैसला किया कि या चेयरमैन पीटीआई ने या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि इस मामले पर जो है वो बात होगी और इसको वो पब्लिक में लेकर आए। अगरचे साइफर उस तरह से शेयर नहीं किया गया, लेकिन एक साइफर की एक कॉपी गुम होने का मामला भी है। तो आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब पर क्या चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं और उनका केस कितना कमजोर या मजबूत होगा इस सारे मामले में? आप उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असद, मुझे नहीं देखा कि उनके ऊपर जो एफआईआर अगर दर्ज हुई है, एफआई ने उनको गिरफ्तार किया है, तो क्या उन पे चार्जेस लगाए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज वो लॉ सदर मुमलिकत ने उसको साइन कर दिया है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, और उसका मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो। ये भी देखना होगा। देखिए उनका तो वो तो एक फॉरेन मिनिस्टर थे, एक एम्बेसडर से आया, वो सेक्रेटरी के पास आया, उन्होंने दिया, उन्होंने आगे भेजा, कैबिनेट ने उसको कहा, वो लहराया गया, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अगर गुमा भी तो शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं गुना, और उसके गुमने का क्या असर होगा, ये सब कानूनी पहलू देखे जाएंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग कुछ कहना कबल वक्त है, जब तक हम ना देख लें कि उनको अंदर क्या उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और फिर भी हम लॉ जो आज प्रेसिडेंट ने फाइनल साइन किया है उसकी कॉपी हम लोग नहीं देख लेते कि उन्होंने उस पर लगाया, तो क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली लग सकता है कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर से 1.5 साल पहले, तो आज उनको हो सकता है, या आज के बाद से वो कानून लागू होगा। ये सब लीगल पॉइंट्स हैं, तो इस पर फंडामेंटल राइट्स के भी इशूज़ आ जाएंगे। तो लेकिन ये सब देखना होगा कि वो अब वो एफआईआर जब आपके हमारे पास आएगी, उस पर उसके बाद हम एक प्रॉपर तज्जिया दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको कोई चैलेंज करता है क्या आई से तसादुम है उनका या नहीं, वो सब वक्त बताएगा कि उसमें क्या होगा। जी भाई साहब, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि एक हमारे सामने ये सेक्शन 57 है जिस पे अमेंडमेंट हुई है, और दूसरा आर्टिकल 48(5) है। मैं आप जुबैर साहब की राय सर की इजाजत दीजिए तो मैं उनकी भी राय ले लेता हूँ। जुबैर साहब क्या कहेंगे आप? ये आर्टिकल 48(5) ये साकित हो जाता है क्या इस अमेंडमेंट के आने के बाद? मैं बड़े अदब से अपने सीनियर से और साबिक सदर हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इख्तिलाफ करना चाहता हूँ, बड़े अदब से। उसकी वजह यह है कि देखिए, यहाँ समरी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी प्रेसिडेंट को कि आप 9 तारीख को कि आप ये असेंबली डिसॉल्व कर दें। वो होती है, पावर एक्सरसाइज करता है कि वो प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस 48(1) के तहत। वो आपके सामने लॉ है, आप देख लीजिए उसके। अच्छा, जब उन्होंने उसकी भेज दी ये अच्छा, अब प्रेसिडेंट के ऊपर 2 तरीके हैं, या तो वो साइन कर दे उस समरी को या कुछ नहीं करे। अगर सदर मुमलिकत कुछ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी 48 घंटों के अंदर, यानी फिर प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं की, बाय एफ्लक्स ऑफ 48 घंटे ये हो गई। यहाँ लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया और असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी पे साइन कर दिया, तो ये सदर ने इसको डिसॉल्व किया, और उन्होंने डिसॉल्व किया अंडर आर्टिकल 58(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कि वो कहता है प्रेसिडेंट डिसॉल्व एज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो 48(1) में उसको दी गई थी। और उसी के नीचे 48(5) है, वो कहता है कि सदर जब डिसॉल्व करते हैं, यहाँ सदर ने डिसॉल्व की, यहाँ 48 घंटे में ऑटोमेटिकली नहीं आई, तो अगर इसको जब किया तो 48(5) के अंदर सदर मजाज है तारीख देने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अब सेक्शन 57 कब लागू होता है? देखिए, पहले हुआ करता था, इस अमेंडमेंट से पहले, और ये जजमेंट की वजह से इन्होंने अमेंडमेंट की, गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट ने, वो जजमेंट जो आई थी 1 मार्च को, उसमें उन्होंने लिखा कि जब 48 घंटे में खुद डिसॉल्व हो जाती है तो फिर 57 लगेगा। जब 57 लगता है, उसमें था कि प्रेसिडेंट तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ उन्होंने कर दिया। अगर ये 48 घंटे तक सदर साहब कुछ नहीं करते, सदर मुमलिकत, तो फिर यह बात सही होती कि 57 में इलेक्शन कमीशन तारीख देता। लेकिन यहाँ क्योंकि सदर ने समरी साइन कर दी और हर असेंबली, और यही प्रोविंसेस में भी है, उनकी भी हुई, तो यहाँ गवर्नर मजाज है तारीख दे रहे। अब क्यों यहाँ सदर दे रहा है, अब सदर ने इनको तारीखें दे दी हैं, और तारीख इस केस में सदर को देनी है, ईसीपी को नहीं देनी है। दूसरी बात, एक बात हमारे सीनियर ने, यासीन आज़ाद साहब ने एक और बात की कि जी इलेक्शन का इनका काम डे टू डे है, लेकिन देखिए जो सेक्शन 230 डिफाइन करता है कि केयर टेकर की क्या जिम्मेदारियां, जो चीज़ें कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। तो 231 का भी जो है वो कहते हैं कि दे विल असिस्ट द कमीशन इन होल्डिंग द इलेक्शन। तो एक जिम्मेदारी केयर टेकर पे ये है
उसके अंदर कि वो इलेक्शन होल्ड को असिस्ट करेंगे कमीशन को इलेक्शन होल्ड कराने में। तो ये बड़ी उन पर जिम्मेदारी है, वो चीज़ें जो कर सकते हैं, फिर है वो चीज़ें जो नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा 230(2) भी ऐड कर दिया गया इसके अंदर, सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2, उसके अंदर कह दिया गया कि फाइनेंशियल कोई कमिटमेंट्स हैं तो वो उस पर भी उनको चलाएंगे। ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई सेक्शन 230 में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा व्यू ये है कि इसमें सदर को देनी चाहिए, और सदर ने जब तहलील की थी उसी वक्त उनको तारीख दे देनी चाहिए थी। ये ईसीबी का काम नहीं है, ईसीबी का इलेक्शन होल्ड कराना है और केयर टेकर को उनको असिस्ट करना है एज पर द लॉ। और देखिए इलेक्शन एक्ट जो है, चलिए एक राय आपकी ये है कि सदर को तारीख देनी चाहिए, और यासीन आज़ाद साहब ये है कि इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। अच्छा, अब आबिद भाई साहब, सवाल ये है कि अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन तो चले हमारे सामने आ गई, आइन के आर्टिकल भी हमारे सामने रखे हैं, 254 भी पड़ा हुआ है और 184(3) भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। लेकिन अब कोई इसको चैलेंज करता है कि जनाब ये 224 के में 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, ग्राउंड क्या लेनी पड़ेगी दरखास्त गुजार को? क्योंकि बहरहाल सेंसस के नोटिफाई होने के बाद हल्का बंदियां करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और उसके लिए तो 4 महीने बहरहाल उनको चाहिए, उनका शेड्यूल है। तो क्या ग्राउंड होगी सुप्रीम कोर्ट में? ये देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पटिशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। हम वाहिद एसोसिएशन है जिसने ये चैलेंज किया है कि सीसीआई की मीटिंग बदनीयती पे मबनी थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेड नहीं थे केयर टेकर, और इलेक्शन 224 के तहत 90 दिन में होने चाहिए, और आर्टिकल 51 के बेसिस पे या डिलिमिटेशन पे उसको डिले नहीं किया जा सकता। तो हमारी पटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हम चैलेंज कर चुके हैं। ये नोट हमारी पटिशन के बाद ये इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया, ये जो जिसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर तक उसको लेके गए। तो अब ये हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब उसको केस को लगाती है उसमें। तो हमारी पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन और कानून के बालादस्ती के लिए ऑलरेडी पटिशन दाखिल कर दी है सर। दूसरी बात जो मैं आपके बात 2-3 चीजें बताऊं, देखिए हल्का बंदियों और पीटीआई इसको अलग से चैलेंज करना चाहती है, वो करे जो भी करे। हमने अब सुप्रीम कोर्ट बार ने कर दी, हम आइन और कानून के हम लोग हैं उस पर खड़े में, हमने कर दिए, जो करे ना करे वो उनकी मर्जी। इशू ये है कि हमने हमारा एसोसिएशन है, हम कानून की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। हमारे कुछ मेंबरान हैं जिसमें बुशरा कमर हैं, मुक्तदिर अख्तर शबीर हमारे सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे शकील साहब, जो पार्टीज़ हैं उसके अंदर, हमारी एग्जीक्यूटिव के लोग उसमें पार्टीज़ हैं, उसको हमने चैलेंज किया है। देखिए जो इशू जो आ रहा है कि आइन के अंदर कहीं डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है कि डिलिमिटेशन के बेसिस पे आप 224 को डिले करेंगे। हाँ, सेक्शन 17 जो है इलेक्शन एक्ट का करते हैं वो डिलिमिटेशन करेंगे। आइन के आर्टिकल 51 में सब क्लॉज 3 में डिफाइंड है कि नेशनल असेंबली में सीटें क्या होंगी मुख्तलिफ प्रोविंसेस से। लेकिन जो आर्टिकल 51(5) है वो कहता है कि जी इसके बेसिस पे एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी। तो आईनी तरमीम जरूरी है। अगर ये जो सेंसस के, और जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा, सेंसस नोटिफाई हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स देनी है, कहीं बढ़ रही है कहीं कम होगी, आईनी तरमीम हो नहीं सकती। डिलिमिटेशन को ग्राउंड बना के नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह बताऊं कि एक सेक्शन 14 भी है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि जब असेंबली खत्म हो रही होगी, उसका वक्त आ रहा होगा, जो इस केस में अगस्त था, उससे पहले 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन को ये सारा काम करना था। उनको इलेक्शन प्लान देना था जिसमें डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल्स 4 महीने पहले असेंबली के खत्म होने से देना था। तो ये अब आके उन्होंने इशू किया है नोटिफिकेशन के बाद। ये जो नोटिफिकेशन हुआ सीसीआई का, ये भी एक बदनीयती मबनी है, क्योंकि पहले उनके पास था, वो पुराना सेंसस था, उन पे उनको डिलिमिटेशन और सारी चीजें कर देनी चाहिए थी। इसको ग्राउंड बना के आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा कि 224 पर। एक बात और, 254 की जो बात हो रही है, 254 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि 254 पे आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं कर सकते। 90 दिन का पीरियड आइन में एक हतमी है, फाइनल है, उस पे इलेक्शन आपको 90 दिन में कराने हैं। हाँ, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि पंजाब में आपने आइन तोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में आपने आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए, तो अभी भी तोड़ देंगे। हाँ, जो बात यासीन आज़ाद साहब ने कही, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उनसे कि सुप्रीम कोर्ट को जब इस तरह की इन्होंने हुक्म उसूली हुई थी, एक्शन लेना चाहिए तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस आइन को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। चलिए।